टोक्यो ओलंपिक खेलों का शुभारंभ आज शाम 4:30 बजे हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह और मुक्केबाज एमसी मैरीकॉम उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा और वहां के लोगों को टोक्यो ओलंपिक्स और पैरालंपिक्स के लिए शुभकामनाएं दी हैं। पेगासस जासूसी और अन्य मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण लोकसभा की कार्यवाही दिन भर के लिए और राज्यसभा की कार्यवाही 2:30 बजे तक स्थगित। तृणमूल कांग्रेस सांसद शांतनु सेन को अमर्यादित व्यवहार के कारण मानसून सत्र से निलंबित किया गया। जम्मू में कानाचक इलाके में पुलिस ने 5 किलोग्राम आईईडी ले जा रहे एक ड्रोन को मार गिराया। देशव्यापी कोविड रोधी टीकाकरण अभियान के तहत 42 करोड़ 34 लाख से अधिक टीके लगाए गए। महाराष्ट्र के रत्नागिरी और रायगढ़ जिले में बाढ़ पीड़ितों की सहायता के लिए नौसेना ने बाढ़ बचाव दल और हेलीकॉप्टर भेजे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आकाशवाणी से रविवार को प्रसारित होने वाले मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। आज राष्ट्रीय प्रसारण दिवस है। सूचना तथा प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, प्रभावी संचार माध्यम नागरिकों को सशक्त बनाता है। और कोलंबो में तीसरे तथा अंतिम एकदिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में आज भारत का मुकाबला श्रीलंका से होगा। दोपहर समाचार में मुकेश कुमार के साथ मैं कनकलता। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों पर निःशुल्क कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवाओं से आग्रह है कि टीका जरूर लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। जब तक जरूरी न हो घर से बाहर न निकलें और सुरक्षा के 3 आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड संबंधी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। और अब समाचार विस्तार से। 32वें ओलंपिक खेलों का उद्घाटन आज जापान की राजधानी टोक्यो में पारंपरिक और औपचारिक रूप से किया जाएगा। भारतीय समय के अनुसार ये उद्घाटन समारोह शाम 4:30 से शुरू होगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मुख्य समारोह टोक्यो में नवनिर्मित नेशनल स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा। दिलों में है और रगों में जोश है। खेलों के महाकुंभ ओलंपिक खेलों का शुभ आरंभ आज शाम 4:30 बजे टोक्यो में नवनिर्मित नेशनल स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा। इस उद्घाटन समारोह का आयोजन कोविड महामारी के कारण सादगी के साथ किया जा रहा है। इस समारोह में जापान के सौंदर्य और संस्कृति को दर्शाया जाएगा। कोविड को ध्यान में रखते हुए समारोह में 950 लोग ही हिस्सा ले रहे हैं, जिनमें खिलाड़ियों और अधिकारियों के अलावा अन्य गणमान्य व्यक्ति शामिल होंगे। आधुनिक तकनीक से सुसज्जित नेशनल स्टेडियम घोंसले के आकार का है और इसमें 68,000 दर्शकों के बैठने की व्यवस्था है। कोविड महामारी के कारण ये समारोह और खेल स्पर्धाएं बिना दर्शकों के आयोजित की जा रही हैं। इस बार ओलंपिक में 42 खेल स्थानों पर 33 खेल स्पर्धाएं आयोजित की जा रही हैं, जिसमें 206 देशों के 11,000 से अधिक एथलीट भाग ले रहे हैं। खिलाड़ियों के रहने की व्यवस्था सुख सुविधाओं से सुसज्जित टोक्यो खेल गांव में की गई है, जिसमें 21 आवासीय टावर बनाए गए हैं और इनमें 26,000 से ज्यादा बिस्तरों की व्यवस्था है। इस बार के ओलंपिक खेलों में पर्यावरण का विशेष ध्यान रखा गया है और ये ओलंपिक के इतिहास में पहली बार होगा जब कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित ईंधन का इस्तेमाल नहीं होगा। टोक्यो में खिलाड़ियों को दिए जाने वाले पदकों की विशेषता ये है कि इन्हें लगभग 6,000 से ज्यादा पुराने मोबाइल फोन्स को रिसाइकिल कर तैयार किया गया है। खेलों के इस महाकुंभ में भारत के 127 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं, जिनमें 71 पुरुष और 56 महिलाएं शामिल हैं। भारत की ओर से 6 बार की विश्व चैंपियन महिला मुक्केबाज एमसी मैरीकॉम और हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक होंगे। समारोह में भारत के 18 खिलाड़ी और 6 अधिकारी शामिल होंगे। इस बार टोक्यो में 4 नए खेलों को शामिल किया जा रहा है, जिनमें स्केटबोर्ड, सर्फिंग, स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग और कराटे हैं। ओलंपिक खेलों का समापन समारोह 8 अगस्त को नेशनल स्टेडियम से ही होगा। पूरे देश की शुभकामनाएं भारतीय एथलीट्स के साथ हैं और उम्मीद है कि वो अपने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन से देश के लिए पदक पक्का करेंगे। सिद्धार्थ सिंह, स्पोर्ट्स डेस्क। दिलों में है और रगों में जोश है।
केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर और युवा कार्यक्रम और खेल राज्य मंत्री निशित प्रामाणिक आज नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करने के लिए उद्घाटन समारोह के दौरान उपस्थित रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर शुरू किए गए चीयर फॉर इंडिया अभियान के अंतर्गत ओलंपिक में हिस्सा ले रहे खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन के लिए देश भर के पूर्व एथलीट और अन्य गणमान्य व्यक्तियों सहित सभी क्षेत्रों की प्रतिष्ठित हस्तियां इस कार्यक्रम में शामिल होंगी। इससे पहले प्रधानमंत्री ने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करते हुए कहा था, हौसला दिलों में है और रगों में जोश है। एक खिलाड़ी दुनिया के किसी कोने में हाथ में तिरंगा लेकर के दौड़ता है, सारे हिंदुस्तान में ऊर्जा भर देता है। 135 करोड़ भारतीयों की ये शुभकामनाएं खेल के मैदान में उतरने से पहले आप सभी के लिए देश का आशीर्वाद है। मैं भी अपनी ओर से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। हौसला दिलों में है और रगों में जोश है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा और वहां के लोगों को टोक्यो ओलंपिक्स और पैरालंपिक्स के लिए शुभकामनाएं दी हैं। आकाशवाणी, दूरदर्शन और डीडी स्पोर्ट्स चैनल ओलंपिक 2020 के आयोजनों का व्यापक रूप से प्रसारण करेंगे। ये प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होंगे। डीडी स्पोर्ट्स, दूरदर्शन समाचार और डीडी इंडिया चैनल पर ओलंपिक से संबंधित प्रतिदिन विशेष कार्यक्रम भी प्रसारित किए जाएंगे। ओलंपिक में विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं का डीडी स्पोर्ट्स पर हर रोज सवेरे 5 बजे से शाम 7 बजे तक सीधा प्रसारण होगा। ओलंपिक पर प्रसारित कार्यक्रमों का प्रसारण आकाशवाणी के सभी प्रमुख केंद्रों से किया जाएगा। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के यूट्यूब चैनल, डीटीएच और न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध होंगे। टोक्यो ओलंपिक में विश्व की नंबर 1 तीरंदाज दीपिका कुमारी व्यक्तिगत महिला रैंकिंग राउंड में 9वें स्थान पर रहीं। दीपिका ने कुल 663 अंक हासिल किए। प्रतियोगिता में दक्षिण कोरिया की एन सेन ने 680 अंक लेकर नया ओलंपिक रिकॉर्ड बनाया और वो पहले स्थान पर रहीं। पुरुष व्यक्तिगत रैंकिंग राउंड में प्रवीण जाधव 656 अंकों के साथ 31वें स्थान पर, अतनु दास 653 अंक के साथ 35वें और तरुणदीप रॉय 652 अंकों के साथ 37वें स्थान पर रहे। आकाशवाणी समाचार के ओलंपिक क्विज कार्यक्रम में देश भर के कोने कोने से श्रोता हिस्सा ले रहे हैं। लक्ष्य तेरा सामने है, जीत के है आना। आकाशवाणी समाचार अपने प्रतिदिन प्रसारित होने वाले कार्यक्रम स्पोर्ट्स स्कैन में आपके लिए लेकर आया है ओलंपिक क्विज आकाशवाणी समाचार के साथ। इसमें हिस्सा लेने के लिए आपको स्पोर्ट्स स्कैन कार्यक्रम के दौरान ओलंपिक पर पूछे गए प्रश्न का जवाब देना है। आप अपने जवाब ईमेल कर सकते हैं। पता है airsportscan@gmail.com। विजेता का चुनाव ईमेल के द्वारा सबसे पहले मिलने वाले सही जवाब से होगा। क्विज के विजेता का नाम अगले दिन प्रसारित होने वाले स्पोर्ट्स स्कैन कार्यक्रम और हमारे समाचार बुलेटिन्स में घोषित किया जाएगा। साथ ही हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts पर भी फ्लैश होगा। इतना ही नहीं, विजेता को भारतीय ओलंपिक टीम की एक जर्सी भी दी जाएगी। तो देर किस बात की, सुनिए स्पोर्ट्स स्कैन कार्यक्रम रोजाना शाम 7:20 पर FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज और हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर। चूके ना निशाना, लक्ष्य तेरा सामने है, जीत के है आना। संसद के दोनों सदनों में कथित पेगासस जासूसी, कृषि कानूनों और अन्य मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण कार्यवाही बार बार बाधित हुई। लोकसभा की कार्यवाही दिन भर के लिए और राज्यसभा की कार्यवाही 2:30 बजे तक स्थगित कर दी गई। पहले स्थगन के बाद लोकसभा की बैठक फिर शुरू होने पर विपक्षी कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस और डीएमके पार्टी के सदस्य सदन के बीचों बीच आ गए और नारेबाजी करने लगे। पीठासीन अधिकारी ने सदस्यों से सदन का कामकाज सुचारू रूप से चलने देने का आग्रह किया, लेकिन शोर शराबा जारी रहने के कारण सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई।
इससे पहले सदन की बैठक शुरू होने पर विपक्षी सदस्यों ने कथित जासूसी मामले की न्यायिक जांच कराने की मांग की। शिरोमणि अकाली दल के सदस्य 3 कृषि कानूनों का विरोध कर रहे थे। विपक्षी सदस्यों का हंगामा जारी रहने पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी। श्री बिरला ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में भाग लेने वाले भारतीय दल के सदस्यों को सदन की ओर से शुभकामनाएं दी। टोक्यो ओलंपिक में भाग ले रहे भारत के सभी खिलाड़ियों का अभिनंदन और खेल के इस महाकुंभ में श्रेष्ठ प्रदर्शन तथा स्वर्णिम सफलता के लिए उन्हें अनंत शुभकामनाएं। आप वहां देश के प्रतिनिधि हैं, इसलिए आप अपने मुकाबले में दृढ़ता से भागीदारी करें, परंतु ओलंपिक की भावनाओं को भी याद रखें। मैं अपनी तथा अपने देश के सभी नागरिकों की ओर से आप सबको ओलंपिक अभियान के लिए हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। राज्यसभा में दूसरे स्थगन के बाद 12:30 बजे बैठक शुरू होने पर निलंबित तृणमूल कांग्रेस के सांसद शांतनु सेन ने सदन से बाहर जाने से इनकार किया। उपसभापति हरिवंश ने बार-बार उन्हें सदन से बाहर जाने को कहा, लेकिन वे नहीं माने। इसके बाद सदन की कार्यवाही 2:30 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। सदन की कार्यवाही बार-बार बाधित होने पर अप्रसन्नता व्यक्त करते हुए श्री नायडू ने सदस्यों से सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने का आग्रह किया। तृणमूल कांग्रेस सांसद शांतनु सेन को आज राज्यसभा से अमर्यादित व्यवहार के लिए मानसून सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया है। राज्यसभा में कल इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव फोन डेटा के संबंध में बयान देने के समय टीएमसी सांसद ने उन्हें धक्का दिया और बयान की कॉपी फेंक दी। संसदीय कार्य मंत्री वी मुरलीधरन ने श्री सेन को राज्यसभा से निलंबित करने का प्रस्ताव पेश किया, जिसे स्वीकार कर लिया गया। कांग्रेस, डीएमके और शिवसेना के सांसदों ने पेगासस जासूसी मुद्दे पर आज संसद भवन परिसर में विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने तख्तियां दिखाकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। पत्रकारों से बातचीत में कांग्रेस नेता शशि थरूर ने मामले की न्यायिक जांच की मांग की है। राज्यसभा की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई है। सरकार रेडियो और टीवी के माध्यम से किसानों को शिक्षित करने के लिए समर्पित चैनलों का संचालन कर रही है। सूचना तथा प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने लोकसभा में ये जानकारी दी। एक लिखित प्रश्न के जवाब में उन्होंने कहा कि प्रसार भारती के डीडी किसान चैनल यूट्यूब पर भी उपलब्ध है, जहां दर्शक दुनिया भर में विभिन्न कार्यक्रमों को डिजिटल रूप से देख सकते हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। कोविड संबंधी राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर उपलब्ध हैं। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 42 करोड़ 34 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि पिछले 24 घंटे के दौरान 54,76,000 कोविड टीके लगाए गए। कोविड से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 97.36% हो गई है। केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अब तक 43 करोड़ 87 लाख से अधिक कोविड टीके उपलब्ध कराए हैं। 71,40,000 से अधिक टीके जल्द ही उपलब्ध हो जाएंगे। सरकार ने कहा है कि कोविड टीकाकरण पर कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। लोकसभा में एक प्रश्न का उत्तर देते हुए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशहित में राज्य सरकारों के साथ 20 बैठकें की हैं। उन्होंने कहा कि सभी लोगों को टीका लगाकर 100% लक्ष्य हासिल किया जाना है। ये मुद्दे पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। हमारा मकसद है, हर कोई का लक्ष्य है कि देश के 100% 18 एबव नागरिक को वैक्सीनेशन हो। उसके लिए हम सब लोगों ने साथ में मिलकर प्रयास करना चाहिए। मध्य प्रदेश में कोविड-19 के फैलाव को प्रभावी ढंग से रोकने के लिए महाराष्ट्र से आने जाने वाली यात्री परिवहन सेवाओं पर 28 जुलाई तक प्रतिबंध जारी रहेगा।
हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस बीच राज्य में 17 नए कोविड मामलों की पुष्टि हुई है। कोरोना संक्रमण के 17 नए मामलों में भोपाल में 3, इंदौर में 7, जबलपुर में 2 और बालाघाट, खरगोन, मुरैना, राजगढ़ और शिवपुरी में एक मामला सामने आया है। पॉजिटिविटी दर 0.02% है, जबकि 17 रोगी संक्रमण से स्वस्थ हुए हैं। राज्य में सक्रिय मामले 185 हैं। पूजा पी वर्धन, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में एक नए घटनाक्रम में जम्मू क्षेत्र के कानाचक इलाके में पुलिस ने आज तड़के 5 किलोग्राम आईईडी ले जा रहे एक ड्रोन को मार गिराया। आज सवेरे जम्मू के पुलिस अधिकारियों को पता चला कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा में कानाचक इलाके में एक ड्रोन को देखा गया है। इसके बाद त्वरित कार्रवाई करके पुलिसकर्मियों ने ड्रोन को मार गिराया। 6 में से 5 में आईईडी बंधा हुआ था, जिसे जब्त कर लिया गया है और इसकी जांच की जा रही है। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि टीवी धारावाहिकों के निर्माताओं से दूरदर्शन का कोई भुगतान लंबित नहीं है। लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में उन्होंने कहा कि दूरदर्शन अपने चैनलों में समय स्लॉट की बिक्री इच्छुक मान्यता प्राप्त एजेंसियों को दूरदर्शन के कार्यक्रम नियमों के अनुसार करता है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। टोक्यो ओलंपिक खेलों का शुभारंभ आज शाम 4:30 बजे। हॉकी कप्तान मनप्रीत सिंह और मुक्केबाज एमसी मैरीकॉम उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा और वहां के लोगों को टोक्यो ओलंपिक्स और पैरालंपिक्स के लिए शुभकामनाएं दी। पेगासस जासूसी और अन्य मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित। तृणमूल कांग्रेस सांसद शांतनु सेन को अमर्यादित व्यवहार के कारण मानसून सत्र से निलंबित किया गया। जम्मू में कानाचाक इलाके में पुलिस ने 5 किलोग्राम आईईडी ले जा रहे एक ड्रोन को मार गिराया। देशव्यापी कोविड रोधी टीकाकरण अभियान के तहत 42 करोड़ 34 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए गए। महाराष्ट्र के रत्नागिरी और रायगढ़ जिले में बाढ़ पीड़ितों की सहायता के लिए नौसेना ने बाढ़ बचाव दल और हेलीकॉप्टर भेजे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आकाशवाणी से रविवार को मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। आज राष्ट्रीय प्रसारण दिवस है। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, प्रभावी संचार माध्यम नागरिकों को सशक्त बनाता है। और कोलंबो में तीसरे और अंतिम एकदिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में आज भारत का मुकाबला श्रीलंका से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आकाशवाणी से रविवार को प्रसारित होने वाले मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। मासिक रेडियो कार्यक्रम की ये 79वीं कड़ी होगी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर प्रसारित किया जाएगा और आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट newsonair.com और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध होगा। आकाशवाणी, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी इसका सीधा प्रसारण होगा। आकाशवाणी से हिंदी में प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात कार्यक्रम क्षेत्रीय भाषाओं में भी प्रसारित किया जाएगा। क्षेत्रीय भाषाओं में कार्यक्रम का पुनर्प्रसारण रात 8 बजे होगा। आज राष्ट्रीय प्रसारण दिवस है। इस अवसर पर प्रस्तुत है आज का संस्कृति संदेश। देश में हर वर्ष 23 जुलाई को राष्ट्रीय प्रसारण दिवस मनाया जाता है। 1927 में इसी दिन इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी ने मुंबई स्टेशन से रेडियो का प्रसारण आरंभ किया था। 23 जुलाई 1927 में हुए एक समझौते के अनुसार प्राइवेट इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी लिमिटेड को 2 रेडियो स्टेशन संचालित करने की अनुमति दे दी गई। 1 मार्च 1930 को सरकार ने इसका राष्ट्रीयकरण करके अपना प्रसारण शुरू कर दिया। 1 अप्रैल 1930 को 2 वर्ष के लिए प्रायोगिक आधार पर भारतीय स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस की शुरुआत की गई। बाद में इसे स्थायी कर दिया गया और 8 जून 1936 में उसका नाम ऑल इंडिया रेडियो रख दिया गया। सन 1957 में ऑल इंडिया रेडियो को आकाशवाणी के नाम से पुकारा जाने लगा। आज देश के लगभग हर हिस्से तक रेडियो की पहुंच है।
अपने प्रसारण के माध्यम से रेडियो आम आदमी को लगातार सूचना, शिक्षा और मनोरंजन उपलब्ध करा रहा है। वर्तमान में आकाशवाणी विश्व के सबसे बड़े लोक प्रसारकों में से एक है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपनी मन की बात को जन जन तक पहुंचाने के लिए आकाशवाणी को ही सबसे उपयुक्त माध्यम माना है। जब मैं मन की बात करता हूँ तो ऐसा लगता है जैसे आपके बीच आपके परिवार के सदस्य के रूप में उपस्थित हूँ। आकाशवाणी शब्द का उपयोग पहली बार 1936 में M.V. गोपाल स्वामी ने अपने निवास स्थान विट्ठल विहार में भारत के पहले निजी रेडियो स्टेशन की स्थापना के बाद किया था। सूचना और प्रसारण मंत्री ने राष्ट्रीय प्रसारण दिवस पर लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने राष्ट्रीय प्रसारण दिवस पर लोगों को बधाई दी है। एक ट्वीट में श्री ठाकुर ने कहा कि प्रभावी संचार माध्यम नागरिकों को सशक्त बनाता है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने राष्ट्रीय प्रसारण दिवस के अवसर पर लोगों को बधाई दी है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। दुनिया रंग बिरंगी, खट्टे मीठे रसीले समाचारों का सतरंगी खजाना आकाशवाणी पर। खबरें होंगी हटकर, जानेंगे कुछ अलग, हंसेंगे खुलकर, करेंगे सजग। सुनना न भूलें सोमवार और मंगलवार 8 सवेरे तथा शनिवार और रविवार कार्यक्रम परिक्रमा में। ये आकाशवाणी है। महाराष्ट्र में मूसलाधार बारिश और बाढ़ से रत्नागिरी, रायगढ़, सिंधुदुर्ग, कोल्हापुर और सतारा जिले बुरी तरह प्रभावित हैं। कई स्थानों पर भूस्खलन होने की खबर है। हजारों लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि भारतीय नौसेना, तटरक्षक बल और एनडीआरएफ के जवान बचाव कार्य और प्रभावित लोगों को निकालने में लगे हुए हैं। महाराष्ट्र के रत्नागिरी और रायगढ़ जिले में बाढ़ पीड़ितों की सहायता के लिए नौसेना ने 7 बचाव दल और हेलीकॉप्टर भेजे हैं। रायगढ़ जिले के महाड़ में फंसे जवानों को निकालने का काम शुरू हो गया है। तेलंगाना में आज लगातार चौथे दिन हो रही तेज वर्षा से राज्य के कई हिस्सों में जनजीवन प्रभावित है। ऊपरी तटवर्ती राज्यों, खासकर तेलंगाना के उत्तरी भाग में मूसलाधार वर्षा के कारण नदी नाले उफान पर हैं। गोदावरी और कृष्णा नदियों का बहाव तेज हो गया है। और अब एक नजर आज के मौसम पर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बादल छाए रहने और हल्की वर्षा होने की संभावना है। न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। चेन्नई में बादल छाए रहेंगे, गरज के साथ हल्की वर्षा या बूंदाबांदी हो सकती है। कोलकाता में बादल छाए रहेंगे और 1 या 2 स्थानों पर गरज के साथ वर्षा हो सकती है। श्रीनगर में दोपहर या शाम को आंशिक बादल छाए रहने की उम्मीद है। जम्मू में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। दोपहर या रात में पूरी तरह बादल छाए रहने की संभावना है। लेह में तापमान 13 से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने के आसार हैं। गिलगित में भी आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। तापमान 15 और 29 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। मुजफ्फराबाद में आमतौर पर आसमान साफ रहेगा। देहरादून में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। बिजली चमकने की भी संभावना है। गुवाहाटी में न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है। इम्फाल में न्यूनतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि अधिकतम 29 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। शिलंग में भी तापमान 19 और 27 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। आइजोल में तापमान 19 और 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। कोहिमा और अगरतला में बादल छाए रहेंगे और 1 या 2 बार गरज के साथ वर्षा हो सकती है। ईटानगर और गंगटोक में भी बादल छाए रहेंगे। 1 या 2 बार गरज के साथ वर्षा हो सकती है। ईटानगर में तापमान 23 और 36 डिग्री तथा गंगटोक में 18 और 23 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की उम्मीद है। पोर्ट ब्लेयर में भी बादल छाए रहने और गरज के साथ वर्षा होने की संभावना है। तापमान 24 और 31 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा है कि उनका मंत्रालय केंद्र सरकार द्वारा संचालित प्रधानमंत्री वृक्ष आयुष योजना के लिए मंत्रिमंडल का अनुमोदन चाहता है।
लोकसभा में एक लिखित उत्तर में श्री सोनोवाल ने बताया कि प्रधानमंत्री वृक्ष आयुष योजना की रूपरेखा तैयार कर ली गई है। उन्होंने कहा कि यह योजना औषधीय पौधों की खेती, किसानों के लिए बाजार समर्थन तथा संबंधित उद्योगों को बढ़ावा देने पर जोर देती है। सूचना तथा प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने आज लोकसभा में बताया कि विज्ञापनों के माध्यम से सूचना के प्रसार के लिए कुल 7,394 प्रकाशन ब्यूरो ऑफ आउटरीच एंड कम्युनिकेशन DABP के साथ सूचीबद्ध है। एक लिखित उत्तर में उन्होंने कहा कि 14 जुलाई तक देश के समाचार पत्र रजिस्ट्रार RNI के पास पंजीकृत समाचार पत्रों और पत्रिकाओं की कुल संख्या 1,44,740 थी। केंद्र सरकार कोविड टीकाकरण कार्यक्रम के लिए अब तक 9,725 करोड़ 15 लाख रुपए खर्च कर चुकी है। इसमें टीकों की खरीद और टीकाकरण की लागत शामिल है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री डॉक्टर भारती पवार ने आज लोकसभा में ये जानकारी दी। भारतीय रिजर्व बैंक निकट भविष्य में सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी CBDC की शुरुआत करने की योजना बना रही है। बैंक के डिप्टी गवर्नर T. रविशंकर ने विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी नई दिल्ली द्वारा आयोजित वेबिनार में कहा कि रिजर्व बैंक योजना को बिना किसी व्यवधान के चरणबद्ध तरीके से लागू करने की दिशा में काम कर रहा है। निकट भविष्य में थोक और खुदरा क्षेत्रों में प्रायोगिक तौर पर इस योजना के संचालन की संभावना हो सकती है। वित्त मंत्रालय द्वारा गठित उच्च स्तरीय अंतर मंत्रालय समिति ने CBDC की शुरुआत आभासी मुद्राओं के नियमन के लिए नीति और कानूनी ढांचे की जांच करने के लिए नवंबर 2017 में इसकी सिफारिश की थी। आज महान स्वाधीनता सेनानी लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की 165वीं जयंती है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए तिलक को भावुक राष्ट्रवादी, विद्वान और निडर पत्रकार बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बाल गंगाधर तिलक को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। आज ही महान क्रांतिकारी और स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आजाद की भी जयंती है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने एक ट्वीट में कहा कि आजाद एक कर्तव्यनिष्ठ, देशभक्त और दृढ़ नेता थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी चंद्रशेखर आजाद को उनकी जयंती पर याद किया है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर आज नई दिल्ली में मालदीव के विदेश मंत्री और संयुक्त राष्ट्र महासभा के निर्वाचित अध्यक्ष श्री अब्दुल्ला शाहिद से वार्ता करेंगे। दोनों नेता आपसी हित के महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय, बहुपक्षीय, क्षेत्रीय और द्विपक्षीय मुद्दों पर बातचीत करेंगे। न्यूज ऑन AIR ऐप पर आकाशवाणी की लाइव स्ट्रीमिंग दुनिया के शीर्ष देशों की ताजा रैंकिंग में सबसे लोकप्रिय है। ऑस्ट्रेलिया दूसरे स्थान पर, ब्रिटेन तीसरे और फिजी चौथे स्थान पर आ गया है। आकाशवाणी कोडाईकनाल की लाइव स्ट्रीम ने महत्वपूर्ण छलांग लगाते हुए 8वें से 6ठे स्थान पर पहुंच गया है। रेनबो कन्नड़ कामन बिलू शीर्ष 10 से आकाशवाणी तमिल को बाहर करते हुए 10वें स्थान पर है। भारत और श्रीलंका के बीच तीसरा और अंतिम एकदिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज कोलंबो के R. प्रेमदासा स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच दोपहर बाद 3 बजे से शुरू होगा। भारत 3 मैचों की श्रृंखला में 2-0 से आगे है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। टोक्यो ओलंपिक खेलों का शुभारंभ आज शाम 4:30 बजे। हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह और मुक्केबाज MC मैरीकॉम उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा और वहां के लोगों को टोक्यो ओलंपिक्स और पैरालंपिक्स के लिए शुभकामनाएं दी हैं। पेगासस जासूसी और अन्य मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित। तृणमूल कांग्रेस सांसद शांतनु सेन को अमर्यादित व्यवहार के कारण मानसून सत्र से निलंबित किया गया। जम्मू में कानाचक इलाके में पुलिस ने 5 किलोग्राम IED ले जा रहे एक ड्रोन को मार गिराया। देशव्यापी कोविड रोधी टीकाकरण अभियान के तहत 42 करोड़ 34 लाख से अधिक टीके लगाए गए। महाराष्ट्र के रत्नागिरी और रायगढ़ जिले में बाढ़ पीड़ितों की सहायता के लिए नौसेना ने बाढ़ बचाव दल और हेलीकॉप्टर भेजे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आकाशवाणी से रविवार को प्रसारित होने वाले मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। आज राष्ट्रीय प्रसारण दिवस है। सूचना तथा प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, प्रभावी संचार माध्यम नागरिकों को सशक्त बनाता है। और कोलंबो में तीसरे तथा अंतिम एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में आज भारत का मुकाबला श्रीलंका से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक
समाप्त हुआ। नमस्कार।